हाय हेलो बच्चों, हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम देखने वाले हैं पोषूत्तक या टेपिटम। इसके बारे में बात करेंगे। पोषूत्तक या टेपिटम, हमने इसकी संरचना देखी थी, हमने इसके बारे में शॉर्ट में पढ़ा था। कहाँ पर? परागकोश भित्ति के अंदर। परागकोश भित्ति की जो संरचना के अध्ययन कर रहे थे हम, तो वहां पर अपन ने पोषूत्तक या टेपिटम की थोड़ी सी चर्चा की थी। उसको थोड़ा देख लेते हैं हम कि अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो उस हिसाब से हम किस तरह से लिखेंगे, तो उसके बारे में जानकारी अपन यहाँ पर लेने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो पोषूत्तक जो है परागकोश का सबसे भीतरी स्तर है। क्या है ये? सबसे भीतरी और सबसे विशिष्ट स्तर है। चित्र में जैसा हमने इसको देखा था, चित्र में क्या देखा था हमने? परागकोश भित्ति सबसे बाहर का स्तर जो है एपिडर्मिस, फिर अंदर एंडोस्टीशियम, फिर अंदर मध्य स्तर और सबसे अंदर उसके अंदर की तरफ परागकोश। तो ये जो परागकोश की भित्ति है उसका सबसे अंदर वाला भाग है। ठीक है, टेपिटम क्या है? उसके सबसे अंदर वाला और विशिष्ट स्तर होता है। अब विशिष्ट क्यों बोला है कि एक तो ये बीजाणु जन ऊतक, जहां से बीजाणुओं का निर्माण होगा, उसके चारों ओर एक सिंगल लेयर है, ये एकल परत के रूप में उपस्थित होता है। किसके चारों तरफ? जो बीजाणु जन ऊतक है उसके चारों तरफ एक सिंगल लेयर के रूप में, एकल परत के रूप में उपस्थित रहता है। फिर इसकी कोशिकाओं का जो कोशिका द्रव है, इसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं अपन। सघन और केंद्रक स्पष्ट होता है। ठीक है, जिसका कोशिकाओं का जो कोशिका द्रव है वो सघन होगा और केंद्रक एकदम स्पष्ट रहता है, तो सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। और ये सघन और केंद्रक स्पष्ट कब दिखाई देगा? जब पराग कण जो है वो अपनी टेट्राड अवस्था में होते हैं। पराग कण कब होते हैं? टेट्राड अवस्था में, मतलब चतुर अवस्था में, चार कोशी की अवस्था में जब वो होते हैं तब तक ये परिपक्व हो जाता है। और किस तरीके से दिखाई देगा? ये सघन एवं स्पष्ट केंद्र के रूप में दिखाई देगा। और परिपक्व अवस्था में क्या होते हैं कि यहाँ पर केंद्रकों की संख्या बढ़ जाती है, बहुकेंद्र की और बहुगुणित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये बहुकेंद्र की और बहुगुणित। बहुकेंद्र की समझ में आएगी होगा कि बहुत सारे केंद्र होंगे, और बहुगुणित का मतलब है कि ये अगुणित द्विगुणित ना होकर इसमें गुणिता की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ये चतुर्गुणित या और भी ज्यादा हो सकता है, इसलिए इसको क्या कहा अपन ने? बहुगुणित होगी इसकी गुणिता। ठीक है, तो अब ये है इनकी कोशिकाओं का, ये जो दो प्रकार की बता रहे हैं अपन, इसको किस आधार पर बता रहे हैं? कि कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर, और मुख्यतः किसमें? आवर्तबीजी पादपों में कोशिका के आधार पर। कोशिका के आधार पर आवर्तबीजी पादपों में ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अमीबीय टेपिटम। दो प्रकार के हैं कोशिकाओं के आधार पर। पहला तो अमीबीय टेपिटम है, जिसमें क्या हो रहा है कि विकासशील परागकणों को पोषण मिल रहा है। किसको मिल रहा है? विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम किसका है? अमीबीय टेपिटम का। और क्यों है? क्योंकि इसकी आकृति कैसे होती है? अमीबा के आकार की। कोशिकाओं की आकृति कैसी रहेगी? अमीबा की आकार होती है, मतलब इसकी कोई आकृति निश्चित नहीं है। दूसरी बात करें अगर अपन, दूसरा प्रकार जो है स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। कौन सा? स्रावी या ग्रंथि टेपिटम। तो एक तरह से ग्रंथि के समान कार्य करेगा और स्राव करता है। ये किसका निर्माण करेगा? ये पराग कणों की बाह्य भित्ति, इसको बोलते हैं एक्साइन। किसका निर्माण करने में सहायता करेगा? पराग कणों की बाह्य भित्ति, इसको अपन क्या बोल देंगे? एक्साइन के निर्माण में सहायता करता है। अब ये एक्साइन के निर्माण में, बाह्य भित्ति के निर्माण में किस प्रकार सहायता करता है? तो हम ये देखते हैं कि इनके अंदर वसीय प्रकृति की गोलाकार कोशिकाएं होती है। कैसी? वसा के समान वसीय प्रकृति की, मतलब जैसे फेटोन के अंदर गोलाकार संरचनाएं होती हैं, जिनको बोलते हैं अपन प्रोयूबिस्काय। क्या बोलते हैं उनको? प्रोयूबिस्काय अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, प्रोयूबिस्काय क्या होती है? वसीय गोलाकार कोशिकाएं होती हैं। और किसकी उपस्थिति में? इनके ऊपर स्पोरोपोलिन, किसका? स्पोरोपोलिन का जब आवरण, किसके ऊपर? प्रोयूबिस्काय के ऊपर स्पोरोपोलिन का जब आवरण बना दिया जाता है, स्पोरोपोलिन का आवरण इनके ऊपर हो जाता है, तो ये परिवर्तित हो जाते हैं किसमें? यूबिस्काय में। किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? ये यूबिस्काय में। और जो ये यूबिस्काय है, यूबिस्काय क्या काम करता है? एक्साइन का निर्माण करता है। तो यहाँ पर परागकणों की बाह्य भित्ति है, एक्साइन का निर्माण किस तरह से हो रहा है कि प्रोयूबिस्काय होती है, इनके अंदर वसीय प्रकृति की गोलाकार कोशिकाएं, उनके ऊपर स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है प्रकृति के अंदर, तो कठोरतम पदार्थों में से एक है स्पोरोपोलिन। उससे यूबिस्काय, प्रोयूबिस्काय किसमें गठन होगी? यूबिस्काय के अंदर। और ये यूबिस्काय एक्साइन के निर्माण में सहायता करती है। और सीधा प्रश्न भी आ जाता है कि जो इसकी बाह्य भित्ति है, इसकी पराग
कण की जो बाह्य भित्ति है एक्साइन, वो कौन से पदार्थ से मिलकर बनी होती है? स्पोरोपोलिन से उसका निर्माण होता है। किसका? जो बाह्य भित्ति का। अगर एक और पॉइंट अगर इसके अंदर देखें कि परागकण बंधे हो जाएंगे, परागकण क्या हो जाते हैं? बंद है। अगर किसका निर्माण ना हो? टेपिटम का। अगर टेपिटम का निर्माण नहीं होगा तो परागकण बंधे रह जाएंगे, उनमें जो है युग्मकों का निर्माण होना संभव नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये विभिन्न इसकी आकृति के बारे में है, आकार के बारे में है, इसकी संरचना के बारे में जानकारी है, और उसके बाद में इसके कार्य है और किस प्रकार से। और ये देखो, ये एक्साइन का निर्माण, स्पोरोपोलिन का निर्माण करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है। तो इससे क्या होती है कि पराग कणों की सुरक्षा हो जाती है। क्या हो जाती है? पराग कणों की सुरक्षा। और इससे जो नर युग्मक है, ठीक है, इससे क्या है कि नर युग्मक जो है वो सुरक्षित रहते हैं। तो पराग कणों की सुरक्षा में बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान रहेगा किसका? टेपिटम का। तो टेपिटम एक तरह से क्या करती है? पराग कणों की सुरक्षा में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान ये करेगी। तो इस प्रकार हमने देखे इसके कुछ कार्य और इसके आकृति आकार के बारे में। टेपिटम बड़ा इंपॉर्टेंट। परागकोश की संरचना में दूसरी जो महत्वपूर्ण कोशिका होती है, बीजाणु जन कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं होती हैं? बीजाणु जन कोशिकाएं। अभी तक हमने सिर्फ भित्ति की बात करी थी, परागकोश की भित्ति की। अब देख रहे हैं उसके अंदर की तरफ, बीच में, परागकोश की भित्ति से घिरी हुई बीच में उपस्थित बीजाणु जन कोशिकाओं की बात करेंगे, स्पोरोजिनस सेल्स की, और उनके काम क्या है, किस तरीके से पराग कणों का निर्माण करती हैं, लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पराग, ये जो बीजाणुजन कोशिकाएं हैं, ये इनको बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल्स। ये जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं, ये परागकोश की भित्ति द्वारा आवृत कोशिकाओं का समूह होता है। जैसे मैंने बोला कि किससे घिरा हुआ है? ये परागकोश की भित्ति की कोशिकाओं से घिरा हुआ कोशिकाओं का समूह है। और यहाँ पर किसका निर्माण होगा? परागकण या लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। तो पहले लघु बीजाणु बनते हैं, फिर वो मैच्योर होकर किसका निर्माण करते हैं? परिपक्व होकर किसका निर्माण करते हैं? पराग कणों का निर्माण कर देते हैं। तो फाइनली जाके निर्माण किसका होता है? परागकोश के अंदर पराग कणों का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो निर्माण की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होंगी, वैसे हम इसको डिटेल में पराग कणों के अरेंजमेंट के बारे में आगे देखने वाले हैं अगले वीडियोस के अंदर, कि जो लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार संपन्न होगी, वो अगले वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्राथमिक बीजाणु जन कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिका? प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो ये जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं हैं, या तो सीधे ही किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? लघु बीजाणुजन कोशिकाओं में, और निर्माण कर देंगी किसका? लघु बीजाणुओं का। किसका निर्माण कर देगी? लघु बीजाणुओं का निर्माण कर देती है। लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण इनके द्वारा कर दिया जाएगा। किसके द्वारा हो रहा है ये कार्य? लघु बीजाणुजन कोशिकाओं के द्वारा। तो या तो सीधा ही प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स सीधी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, उसमें परिवर्तित हो जाएगी, और उससे फिर सीधा निर्माण हो जाता है किसका? परागकणों। एक ही ध्यान रखना कि ये कोशिकाएं जो हैं वो द्विगुणित हैं, जबकि परागकण जो बनेंगे वो कैसी बनेगी संरचना? अगुणित। तो यहाँ पर किस प्रकार का विभाजन होगा? अर्धसूत्री। कौन सा विभाजन होगा यहाँ पर? अर्धसूत्री, क्योंकि ये कोशिकाएं द्विगुणित और ये कैसी है? अगुणित कोशिकाएं हैं। फिर ये जो प्राथमिक, एक तरीका तो ये हुआ कि किस प्रकार से परागकणों का लघु बीजाणु निर्माण करेंगे। अगले तरीके की बात करते हैं अपन कि पहले प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होगा। कैसा होगा? समसूत्री विभाजन। और इससे फिर आगे निर्माण होगा किसका? बीजाणुजन ऊतक का। बीच में ये स्टेप आ जाएगी। समसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होगा? बीजाणुजन ऊतक का, या स्पोरोजिनस टिश्यूज का निर्माण होगा। फिर ये जो बीजाणुजन ऊतक है वो कार्य करेंगे किसके रूप में? लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं के रूप में। किस रूप में कार्य करेंगे? लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं के रूप में कार्य करते हैं। और ये कैसे होती है? द्विगुणित कोशिकाएं। फिर इनमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। किस प्रकार का विभाजन होगा इनमें? अर्धसूत्री विभाजन होगा, और इनसे 4 पराग कणों का, तो लघु 4 पराग कणों का निर्माण होगा एक चतुष्क के रूप में। इसकी संरचना की भी आगे चर्चा करने वाले हैं हम। इस प्रकार से चतुष्क के रूप में, या इस प्रकार से हम देखेंगे कि 4
परागकण अलग अलग रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो अगली जो प्रक्रिया देखने वाले हैं हम, अगली जो प्रोसेस देखेंगे लघु बीजाणु जनन, इस प्रकार से ये निर्माण होंगे। तो दो तरीके से हो सकता है यहाँ पर, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाओं से लघु बीजाणु जनन कोशिका बनेंगी सीधी, फिर उनसे बन जाएंगे परागकण लघु बीजाणु, या फिर प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होगा, उससे बीजाणु जनन ऊतक बनेंगे और फिर बीजाणु जनन ऊतक कार्य करेंगे लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं के रूप में, और फिर अणुसूत्री विभाजन से 4 परागकण अगुणित परागकणों का निर्माण हो जाएगा और वो किस रूप में व्यवस्थित होते हैं, एक चतुष्क के रूप में।